हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी को। पेडागोजी ऑफ हिंदी का जो टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को क्यों पढ़ें? तो अगर आप एक टीचर हैं, ये टीचर्स के लिए होता है, ये जो सिद्धांत है टीचर्स के लिए हैं, ताकि हम बच्चों में जो भी भाषा डेवलप करना चाहते हैं उसके जो सिद्धांत है वो यही है। किसी भी भाषा को अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से बच्चा अच्छा सीखता है, मतलब बच्चों में किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से हम कितने अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। बच्चों की लिखने, सुनने, पढ़ने और बोलने की जो क्षमता है उसको डेवलप किया जा सकता है टीचर्स के द्वारा। तो टीचर्स तब कर पाएंगे ना जब उन्हें पता होगा कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, किन किन माध्यमों से सीखते हैं, किन किन तरीकों से सीखते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इन्हीं पे बेस्ड है। तो क्या है, चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है। भाषा शिक्षण से साफ मतलब निकल के आ रहा है कि भाषा का शिक्षण। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, भाषा को सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है, देखो बच्चे कुछ ना कुछ तो बाहर से लेके आते हैं, अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। तो ये जो भाषा शिक्षण है उसका मेन मोटिव ये है कि हम बच्चे को जो वो भाषा सिखाना है, मतलब जो वो भाषा सीख के आया है या जो भी हमें उन्हें अदर लैंग्वेजेस सिखानी है उसमें उनको कैसे निपुण करें, उनको कैसे पढ़ना सिखाएं, उनको कैसे लिखना सिखाएं, है ना। भाषा शिक्षण का मेन मोटिव क्या है कि एक टीचर्स को ये पता चल पाता है कि हम बच्चे को किस तरीके से उस लैंग्वेज को पढ़ना या लिखना सिखा सकते हैं। साथ ही में इस बात पे भी बल दिया जाता है कि हम उनको कौशलों में, जो भाषा के कौशल है उसमें कैसे निपुण कर सकते हैं, कि वो कैसे अच्छे ढंग से पढ़ के समझना सीख ले, वो लिखना सीख ले, खुद की अभिव्यक्ति करना सीख ले, है ना। साथ में वो सुनने की क्षमता शार्प होनी चाहिए कि वो सुन के किसी भी बात को समझ ले। तो भाषा शिक्षण में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। साथ में भाषा शिक्षण में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चा जो भी भाषा सीख के आया है या हम उसे कोई भी अन्य भाषा सिखा रहे हैं वो इस तरीके से सीखे कि वो समाज में उसका उचित ढंग से यूज करना सीख सके, ना कि वो कोई भी अनौपचारिक शब्दों का या किसी भी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, बल्कि वो औपचारिक तरीके से, मतलब एक अच्छी लैंग्वेज उसमें डेवलप हो जाए, उसमें जो भाषा कौशल विकसित हो रहे हैं उनका वो प्रयोग करना सीख जाए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो सिद्धांत तो भाषा शिक्षण के बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ को देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अनुकरण का सिद्धांत की, देखिए अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, और जब हमें वो तरीका पता होता है तो हमें सिखाने में आसानी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं अनुकरण के सिद्धांत की, यानी इमिटेट करता है बच्चा। आप अपने आसपास के बच्चों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे, आपने कुछ बोला तो उन बच्चों ने क्या किया, दोहराया। देखिए अनुकरण का मतलब होता है जैसा किसी ने बोला वैसे का वैसा ही ले लेना। लेने का मतलब यह है कि अगर बच्चे का इन्वायरमेंट, जैसे कोई भी बच्चा है उसका आसपास का इन्वायरमेंट में लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चा भी इंग्लिश बोलना सीख लेगा। अगर बच्चे के इन्वायरमेंट में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी बोलना सीख लेगा। तो ये क्या हो रहा है, वो इमिटेट कर रहा है। अगर गंदा है इन्वायरमेंट या उसके माता पिता बोलने में शा को फा बोलते हैं, इसीलिए हम देखते हैं अलग अलग स्टेट में क्या होता है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। क्यों? क्योंकि जो माता पिता बोल रहे हैं वही उनके बच्चे बोल रहे हैं, यानी इमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, किसी भी चीज को अनुकरण कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यह पता चला, एक टीचर होने के नाते हमें यह पता है कि कोई भी बच्चा कैसे सीखता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है। तो एक अध्यापक होने के नाते हम बच्चों को जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे वो इस तरीके से सिखाएंगे जिससे कि, मतलब हम कक्षा में अगर बोल रहे हैं कोई चीज तो हम बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, या ऐसा प्रेजेंटेशन होगा या कोई चीज लिखेंगे तो उसमें शुद्धता होगी। ठीक है, बच्चों को सुनने के और लिखने के, बोलने के क्या दिए जाएंगे, अवसर दिए जाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अगर सुनने के अवसर दिए जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, अनुकरणित कर लेता है, अगर हम उनको इन्वायरमेंट बना के देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों में किसी भी भाषा का विकास होगा। यहां से हमें समझ में आया कि बच्चा इमिटेशन के थ्रू समझता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जिसने जो बोला उसने क्या किया, अनुकरणित कर लिया, उस शब्द को या उस वाक्य को अपने माइंड में रख लिया और बाद में कहीं इस्तेमाल किया उस वर्ड का या उस वाक्य का। तो ये क्या है, इमिटेशन है। ये बात पता चली। तो एक शिक्षक क्या करेगा, अपनी कक्षा में इस चीज का इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा, जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाने के लिए हम सिद्धांतों का, ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या है, हमें पता चल गया है कि बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है। तो हम अपने शिक्षण में इस चीज का भी इस्तेमाल करेंगे कि बच्चा, हम जो भी बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को किस तरीके से समझ आ रहा होगा या बच्चा कितना अनुकरणित कर पा रहा होगा। ठीक है,
अब अगर हम बात करें दूसरा, तो क्या है अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब है बच्चे की कंडीशनिंग कर देना। जैसे हम छोटी कक्षाओं में देखते हैं कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि का लिखो, तो बच्चे को ये नहीं पता है कि का लिखना है, लेकिन अगर हमने बच्चे से कहा कि का से कबूतर लिखो, तो उसे ये पता है कि वो का कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हमने कबूतर का नाम दिया तब बच्चा जानेगा कि का कैसे लिखना है, वो ऐसे नहीं जानता कि केवल का क्या है, उसे ये पता है कि का से कबूतर है। तो क्या है वहां पे अनुबंधन है, उसकी कंडीशनिंग है। और अगर हमें बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है तो हम छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो पहले हमें बच्चों को कंडीशनिंग करनी पड़ेगी बच्चों की। जैसे हम बड़ी बड़ी बुक्स में देखते हैं कि पहले बड़े बड़े क्या है चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हमने चित्र से बच्चों की कंडीशनिंग कर दी है। किससे? कि अगर आ शब्द है तो उसे आ शब्द लिखा हुआ याद नहीं आता, उसे वो चित्र याद आता है। जब आप कहते हैं कि आ लिखो या का लिखो या ता लिखो, तो क्या है उसे वो चित्र समझ आते हैं, तो मतलब बच्चे की कंडीशनिंग है। तो एक टीचर क्या है इस तरीके से भी बच्चे में भाषा का विकास कर सकता है अनुबंधन के सिद्धांत को फॉलो करके, ठीक है। कई सारे शब्द को, कई सारे वाक्यों को क्या है सिखा सकता है, समझा सकता है अनुबंधन के माध्यम से। लेकिन बेसिकली अगर हम कहें तो अगर सबसे पहले देखें तो हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में देखते हैं कि अनुबंधन के माध्यम से सिखाया जाता है जो वर्णमाला है, ठीक। वो सबसे अच्छा उदाहरण है अनुबंधन का कि हमने बच्चे की कंडीशनिंग करवा दी है। वर्णों के जो वर्ण है उनकी कंडीशनिंग हमने किससे करवा रखी है? चित्रों से, ठीक। तो बच्चे को जब हम चित्रों के नाम लेते हैं, कोई भी चित्र हो सकता है, जैसे हमने गमला कहा तो बच्चे को पता है कि गा से गमला होता है, तो वो जो गा है वर्ण उसका उच्चारण करना बच्चे को आ रहा है कैसे? अनुबंधन के मतलब माध्यम से, ठीक। तो अगर अब हम बात करें क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो भाषा में क्रियाशीलता भी जरूरी है। तो एक शिक्षक को यह ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप भाषा में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, भाषा को लेकर किसी भी भाषा को आप सिखा रहे हैं, वो संस्कृत हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, तो वहां पे बच्चों का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, बच्चे का एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, बच्चे का सक्रिय होना बहुत जरूरी है, यानी लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आधुनिक शिक्षाविद हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, वो सब यही कहते हैं कि बच्चों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा भाषा शिक्षण का तीसरा सिद्धांत है वो इसी पे बेस्ड है कि जब आप कक्षा में शिक्षण के कार्य कर रहे हैं तब बच्चे की एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, यानी हम क्या करेंगे? उन्हें क्रियाशील करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए कक्षा में परिचर्चा करना, यानी आपने कोई टॉपिक उठा लिया है, उसमें बच्चों से डिस्कशन हो रहा है, या बच्चे को अब या हम कह सकते हैं बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, उसके बेसिस पे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या आपने क्या कर लिया है उनको कुछ चित्र टांग दिया है और कहा है इसके ऊपर अपने अपने मन से कोई कहानी लिखो, तो वहां पे क्या हो रहा है? बच्चे क्रियाशील हैं, बच्चे खुद से कुछ अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से कुछ चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्या है वहां पे सक्रिय बनी हुई है। आप क्लासरूम में किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन, जैसे हम कह सकते हैं कि आपने एक कंपटीशन रख दिया है, किसका? निबंध का, या हम कह सकते हैं आपने किसी कविता सुनाने का कंपटीशन रख दिया है कि चलो आज सब एक एक कविता सुनाएंगे, ठीक। तो वहां पे क्या हो रहा है? बच्चा क्या है? सक्रिय है किसी भी चीज के लिए। प्रश्न पूछना, आप क्विज भी करवा सकते हैं, और कई सारे जो हम लोग डिबेट्स हैं वो भी करवा सकते हैं, हिंदी के है ना, वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें क्या है बच्चा क्रियाशील है। अगर वो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करें, पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड कोई नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप बच्चे को रटाए जा रहे हैं बुक्स, वो बच्चे के लिए प्रभावी नहीं हो सकता। जहां पे बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, एक्टिव होकर सीख रहा है, वहां पे बच्चे की भाषा का विकास ज्यादा अच्छा होगा और बच्चे पे उस चीज का प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? कक्षा में परिचर्चा करेंगे, किसी भी चीज को लेकर डिस्कशन हो सकता है, या कोई भाषण प्रतियोगिता हो सकती है उसमें जिसमें बच्चे की भाषा यूज हो रही है ना। हम हिंदी को लेकर चल रहे हैं, जैसे हम किसी भी विद्यालय में पढ़ते होंगे आप, तो आपने देखा होगा, मतलब अब वो चीजें याद आती होंगी कि हाँ मतलब मैडम जो होती थी वो निबंध में पार्टिसिपेट लेने के लिए कहती थी, कोई भी मतलब लिखने का कॉम्पिटिशन है, निबंध प्रतियोगिता है, या वाद विवाद प्रतियोगिता है, इस तरीके से प्रतियोगिताएं चलती थी। तो क्या हो रहा था? वहां पे बच्चों को क्रियाशील रखने की कोशिश की जा रही थी और बच्चे की भाषा को डेवलप करने की बात हो रही थी, मतलब आपका भाषा विकास करने का प्रयास किया जा रहा था उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। और जैसे कि आप कक्षा में परिचर्चा पूछेंगे या प्रश्न पूछेंगे, या आप कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं नाटक करवा सकते हैं ना, या बच्चों में सामाजिकता उत्पन्न करने के लिए ही विद्यालयों का निर्माण किया गया है। तो बच्चा वहां आता है, 4 लोगों से मिलता है, तब क्या है उसमें भाषा का विकास उचित तरीके से होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो बच्चे की सक्रियता पे ध्यान रखेंगे, और जब बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं तब क्या है वो बेहतर और अच्छा सीख पाते हैं। और जब हम बच्चों से कई सारी चीजें, कई सारी एक्टिविटी, कई सारी क्रियाएं करवाएंगे
तो क्या है, बच्चे उसमें सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनको केवल किताब पढ़ने से, या अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को किताब पढ़ा देंगे तो उससे भाषा का विकास हो जाएगा, नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो चाहे करिकुलर एक्टिविटी हो, जब तक सारी ही एक्टिविटी डाली ही इसीलिए गई है ना भाई। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं कि कई सारी क्रियाएं बच्चों को करवाई जा रही है, क्यों? क्योंकि सारी ही क्रियाएं जरूरी है, चाहे वो बुक का पढ़ना हो चाहे अदर कोई एक्टिविटी हो, सभी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे को भाषा विकास करने के लिए बच्चे के। तो बच्चा क्या होगा, पठन के लिए सजग होगा, वो सीखने के लिए उत्साहित होगा कि अब क्या होगा आगे, टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, और साथ में आनंद आएगा उसे। जहां पे बच्चे को आनंद आता है वहीं पे क्या है, बच्चा मोटिवेट भी होता है और उसमें इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो टीचर्स को क्या करना है, इन 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भाषा का विकास करने में बच्चे की सहायता करनी है। साथ में हम बात करें मोटिवेशन का सिद्धांत। देखिए, मोटिवेट करते रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चा भाषा को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं है, जैसे कि आप लोग इंग्लिश सीखने का बहुत प्रयास करते होंगे कुछ लोग, और उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि आप सच में मोटिवेट नहीं है। मोटिवेट का मतलब आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपके पास कोई नीड नहीं है। अगर कोई कह दे कि कल आपका इंटरव्यू है तो आप एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके से इंग्लिश, कुछ नहीं तो आप थोड़ी बहुत तो इंग्लिश इतनी तो बोल लेंगे एटलीस्ट कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाए। तो ये यानी क्या है, अभिप्रेरणा होनी चाहिए बच्चों के पास, मतलब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चे ने कविता सुनाई है, क्लासरूम में एक बच्चा कविता सुना रहा है, तो आप उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं, और जब उस चीज का प्रभाव बच्चे पे अच्छा पड़ेगा तो वो चीज बच्चे को याद रहती है कि मेरे लिए क्लैपिंग हुई थी, तो उसके अंदर वो मोटिवेशन आता है कि हाँ मतलब मैं भी कर सकता हूं, या मतलब वो बार बार उस चीज को करना चाहेगा। तो क्या है, बच्चों में मोटिवेशन आएगा और वो भाषा को सीखने के लिए एकदम से अभिप्रेरित हो जाएंगे। तो आपको कक्षा में इस तरीके की एक्टिविटीज करवाते रहना है कि आप शाबाश कह सकते हैं या आप कोई प्राइज भी दे सकते हैं, है ना। मतलब हम देखते थे ना, कई सारी प्रतियोगिताएं होती थी, उसके लिए मेडल वगैरह मिलता था, तो बच्चे उस चीज से सीख रहे हैं कि वो और बेहतर कर सके किसी भी चीज को लेके। तो भाषा शिक्षण की कक्षा में मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बचपन में जो बच्चे हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो पापा ने अगर उनको टॉफी दे दी, फिर वो एक टॉफी वो जिंदगी भर काम करेगी। फिर भले ही आप जो है कभी उसको कुछ ना दें, लेकिन वो एक टॉफी की वजह से वो चीजों को सीखता रहता है कि क्या पता कल और मिल जाए। तो ये क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको टॉफी ही दे दें, मतलब कुछ मोटिवेशन देना है, कुछ उनको रीइंफोर्स करना है, जिससे कि वो भाषा को सीखने के लिए उत्साहित रहे, मोटिवेट रहे। ठीक है, साथ में हम बात करें अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत का मतलब यह है कि किसी भी चीज का, कहते हैं जो थॉर्नडाइक है वो कहते थे लॉ ऑफ प्रैक्टिस, किसी भी चीज को जब हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते, जैसे कि छोटा बड़ा बच्चे को याद हो जाता है, तो याद कैसे हो गया, क्योंकि हमने बार बार उन्हें प्रयास करवाया, जिससे कि क्या है, उनमें जो छोटा बड़ा है वो आ गया। ठीक, तो जैसे उन्हें छोटा बड़ा आ गया, ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उनको शब्द बना के बताना या सिखाना शुरू करते हैं, और बार बार उनको एक ही चीज सिखाते हैं कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मतलब डेली का डेली हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे मात्राओं को लगाना है, कैसे पढ़ना है। तो बच्चे में क्या है, उस चीज का अभ्यास है, और अगर बीच में अभ्यास नहीं होता है तो बच्चे ठीक ढंग से भाषा को नहीं बोल पाते हैं। ये किसी भी भाषा के लिए हो सकता है, चाहे वो हम अंग्रेजी की बात करें, चाहे हम तमिल की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, असमीज की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे किसी भी चीज की, मतलब जब तक वो चीज हम प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं तब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आती है, कह सकते हैं एक तरीके से। तो हम जब किसी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारे व्यवहार में आ जाती है। अब अगर छोटा बड़ा कोई सुनने बैठे तो मैं ऐसे ही हाथ पे सुना दूं तो क्या है, लेकिन कुछ लोगों को बोलने में समस्या होती है। तो क्यों नहीं है, जैसे अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको छोटा बड़ा नहीं आता होगा, क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, और ये लगातार होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब कई बार प्रैक्टिस होगी तब जाके वो चीज याद हो पाएगी। तो यानी आपको यह ध्यान रखना है कि आपको भाषा सिखाते समय या पढ़ना लिखना सिखाते समय, भाषा के कौशलों को विकसित करते समय ये ध्यान रखना है कि आप बच्चों में इस सिद्धांत को भी फॉलो करेंगे कि आप उनका अभ्यास करवाएंगे। जैसे कि आप ज्यादातर क्या करेंगे, लिखने वाली चीजें देंगे। हमने अभी कहा था कि कोई चित्र टांग दिया आपने, कुछ ऐसा पोस्टर टांग दिया और बच्चों से कहा चलो लिखो, या हम कह सकते हैं जैसे कि हम बच्चों में इमला बोलते हैं, सुलेख लिखवाते हैं, तो वो क्या है, वो लिखित रूप से हम बच्चों में भाषा का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हम मौखिक कई सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, या कई सारे वैचारिक अवसर यानी डिस्कशन का मौका दे सकते हैं बच्चों को। जैसे कि कहा ही था, कहानी हो गई, कहानी सुनाने के लिए कह दिया, किसी कहानी को सुनाने के लिए, या कोई छोटी सी नाटिका करवा ली,
दी या समूह में कोई कार्य करने के लिए दे दिया, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का अभ्यास करवा रहे हैं भाषा को लेके। तो इससे क्या है, बच्चे में भाषा का उचित विकास हो रहा है। तो यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करके हम बच्चे की भाषा डेवलपमेंट में उनकी मदद कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो रुचि का सिद्धांत। अब रुचि के सिद्धांत की बात यह है कि जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा, देखिए अगर किसी चीज को सीखने के लिए आप खुद रेडी नहीं है, तब तक क्या है, आपको वो चीज नहीं सिखाई जा सकती। एज इट इज क्या होता है, अगर बच्चे भाषा को सीखने के लिए मोटिवेट नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको वो चीज नहीं सिखाई जा सकती है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चे की रुचि अलग अलग है, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले आप बच्चों में रुचि डेवलप करेंगे। आप ये देखेंगे कि बच्चे को किस तरफ इंटरेस्ट है, और खेलने में तो हर बच्चे को इंटरेस्ट होता है। तो आप क्या करें कि बच्चे को मौका दे, बच्चे को अवसर दे साथ में खेलने का, है ना। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो बच्चे को सामाजिक होने का मौका दे। जितना ज्यादा बच्चा सामाजिक होगा, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लिखना और पढ़ना सिखाने की, तो एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना। और वो कैसे आएगा, जब बच्चा मोटिवेट होगा। तो आप बच्चे को क्या करेंगे, लगातार मोटिवेट करेंगे, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और वो भाषा सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब इस तरीके से बताएंगे, आप कई सारी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे, आप अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे, जिससे कि जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट रहे, बच्चा बोर ना हो जाए भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, हमें कोई सिखा नहीं पा रहा ढंग से, है ना, वो हमें इन्वायरमेंट बना के नहीं दिया जा रहा है। तो हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे जिससे कि क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो जाए और वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, कुल मिला के अगर हम बात करें अनुपात एवं क्रम की, देखिए अनुपात एवं क्रम का क्या मतलब है। अनुपात का मतलब यह है कि हम बच्चे को एक निश्चित मात्रा में चीजें दे पाए, जैसे कि बच्चे को सुनने के भी अवसर मिलने चाहिए और बच्चे को बोलने के, कहने के अवसर भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा में आके सिर्फ आप भाषण देते रहते हैं और बच्चों को कोई मौका मिलता ही नहीं है, या सिर्फ बच्चे बोलते रहते हैं, उन्हें सुनने का मौका मिलता ही नहीं है। तो क्या है, हम एक निश्चित अनुपात में, निश्चित क्रम में देंगे चीजें। जैसे कि आप बोल रहे हैं तो बच्चे को सुनने का मौका मिल रहा है, तो उनकी श्रवण कौशल की जो क्षमता है वो डेवलप हो रही है। फिर बच्चा कुछ अपने पास से प्रश्न पूछ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या है, उसकी जो स्पीकिंग की स्किल है वो डेवलप हो रही है। फिर क्या है, आपने बच्चों को कुछ लिखने के लिए दिया है, तो उसमें उनकी लेखन की क्षमता डेवलप हो रही है। या आप कक्षा में जो चैप्टर्स पढ़वा रहे हैं, है ना, कुछ मतलब वाचन करवा रहे हैं किसी चीज का, तो क्या हो रहा है, वहां पे बच्चे की जो सुनने की, पढ़ने की ये जो क्षमताएं हैं वो क्या है, डेवलप हो रही हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक अनुपात में, क्रम में चीजों को दे रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, हर एक निश्चित मात्रा में बच्चों को हमें क्या करना है, चीजें प्रोवाइड करवानी है। चाहे वो सुनना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या बोलना हो, हर चीज के अवसर हम देंगे बच्चे को, जिसमें कि वो भाषा का विकास अच्छे से कर सके और जिसमें हम उनकी सहायता कर सकें। साथ में अगर हम बात करें अगला, तो आता है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत। देखिए बच्चा सीखता है, वो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जब हम किसी चीज को इस तरीके से सिखाते हैं कि बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा होगा, तो बच्चा बेहतर ढंग से सीखेगा। अगर आप समूह में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो किसी ऐसी चीज को डिस्कस कर सकते हैं कि जो आज हुआ था, या हम कह सकते हैं कि बच्चों से कहेंगे कि आज बताइए क्या क्या खाया आपने। तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो जो बता रहे हैं उसमें भी बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीवन समन्वय का सिद्धांत, यानी हम कुछ ऐसी बातों को लेंगे, कुछ ऐसी चीजों को लेंगे जो बच्चे की लाइफ से जुड़ी हुई हो। अगर बच्चा बताने में इंटरेस्टेड है कि मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे सब कुछ कहने में इंटरेस्टेड होते हैं, सब बताने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आज हम ये खा के आए, हम यहाँ गए थे, आज हम यहाँ जाएंगे। तो क्या है, आप क्या करेंगे, उनके जीवन से समन्वित करके ही उन्हें सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बातें मत करो, हम खाली इस टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे के अनुभव सुनने हैं आपको, है ना, और उन्हें उनके साथ में ऐसा रिलेशन फिट करना है कि जो बाहर की दुनिया है उसके बारे में आप उन्हें बताएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे किस तरीके की चीजें होती हैं। तो आप बाहर ले जा सकते हैं भ्रमण करवाने, है ना, लोगों से इंटरेक्शन करवा सकते हैं, किसी भी चीज के प्रति आप
जैसे हम कह सकते हैं हम लोग बाहर संग्रहालय में जाते हैं या अलग बगीचे में भी घुमाने लेके जा सकते हैं, पार्क जाते हैं बच्चे, ज्यादातर ऐसा होता है कि सैटरडे को बच्चे को पार्क लेके जाया जाता है। तो वहां पे क्या है, उनको सामाजिकता आ रही है, वो समाज के साथ जुड़ रहे हैं, वो समाज के संपर्क में आ रहे हैं। तो वहां पे क्या है, बच्चे जीवन के समन्वय का सिद्धांत फॉलो हो पा रहा है। ठीक है, तो बच्चे क्या कर पाएंगे, अपने जीवन से संबंधित करके भाषा का विकास कर पाएंगे। साथ ही में हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा अलग परिस्थिति से आता है, अलग धर्म से आता है, अलग जाति है, तो मतलब हर चीज अलग अलग है। हो सकता है किसी बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ना आता हो, उसके घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो, है ना, उसको अच्छी सुविधाएं दी गई हो, उसको ज्यादा मोटिवेशन मिला हो, तो वो पढ़ना भी सीख गया हो, साथ में कुछ कुछ लिखना भी सीख गया हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लासरूम में आते हैं जो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, है ना, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब चीजों में आप कैसे सुधार करेंगे, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से आप उसे दे सके। हर बच्चे की पठन की जो कौशल है, जो लेखन का कौशल है, जो अशुद्धियां हैं, जो वो बोलने में मतलब प्रकट करते हैं, या शा को फा बोलते हैं, का को ला बोलते हैं, तो आप क्या कर सके, हर एक बच्चे का ध्यान रख सके। ऐसा ना हो आप केवल जो बच्चा मतलब भाषा में निपुण है उसी की तरफ ध्यान दे, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका कक्षा में आप प्रयोग करेंगे। कैसे कि अगर उसे अच्छी भाषा बोलनी आती है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक बच्चे को ही भाषा अच्छी बोलनी आती होगी, कई सारे कक्षा में बच्चे होंगे जिनको भाषा अच्छी बोलनी आती होगी, जिनका भाषा का जो कौशल है वो अच्छा होगा। तो आप क्या करेंगे, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो जिस बच्चे को भाषा नहीं भी आती है, या हम कह सकते हैं उसको भाषा के अच्छे अवसर नहीं मिल पाए, है ना, कहीं और से आता होगा या किसी भी इन्वायरमेंट से आया हो, वो भाषा नहीं सीख पाया, तो क्या है, उसको जब क्लासरूम में इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो भी अच्छा और बेहतर कर पाएगा, और आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रख सकेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आप क्या देखेंगे कि आप हर बच्चे की जो पठन की क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, वो डेवलप करेंगे, और जो उनकी लेखन की क्षमता है, हर बच्चा लिखना सीख सके भाषा को। जैसे हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा वो बोलना ढंग से सीख पाए, और साथ में उसको लिखना भी आ सके कि किस तरीके से जो हम बोल रहे हैं, जो लिपियां हैं, उनका इस्तेमाल करना वो सीख सके कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी लैंग्वेज को। तो ये चीज आप क्या करेंगे, उनमें डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, और जब वो किसी भी भाषा को ढंग से बोलना या लिखना सीख जाएंगे तो क्या है, वो उस भाषा का औपचारिक ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे कि क्या है, किस तरीके से समाज के लोगों के साथ बोलना है और कहां पे किन शब्दों का इस्तेमाल करना है ना। तो वोकैबुलरी भी वो इनहेंस कर पाएंगे किसी भी साहित्य को पढ़ के, किसी भी कविता को पढ़ के, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नियोजन या हम कह सकते हैं प्रकरण चयन का सिद्धांत। देखिए, एक टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले नियोजन का मतलब यह है प्लानिंग करना। प्लानिंग आप करेंगे कि कल जाके आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, या उस प्रकरण का चयन करेंगे कि आप किस प्रकरण को पढ़ाएंगे, किस चीज को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, जिससे कि किस वे में आप बच्चों की जो भाषा है उसको विकसित कर पाएंगे, किस तरीके से बच्चे का विकास करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, ये सारी चीजें टीचर्स को पता होनी चाहिए। इसीलिए ये जो सिद्धांत है वो इस बेसिस पे काम करता है कि नियोजन प्रकरण का चयन का सिद्धांत, यानी आप पहले से ही इस बात को जान लेंगे, समझ लेंगे कि हम बच्चों को किस डायरेक्शन में सिखाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है बच्चा मतलब बिल्कुल ही अगर पकड़ना नहीं आता है उसको, आप बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से उनको पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाएंगे, कैसे मात्राओं को एक मतलब एक कोई प्लानिंग करके आएंगे ना आप कि किस वे में सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को पूरे पूरे शब्द सिखा देंगे, हर चीज के लिए प्लानिंग लगती है। तो क्या है, आप क्या करेंगे, एक प्लानिंग करके आएंगे जिसके द्वारा आप बच्चे में भाषा डेवलप करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत, कि आप कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप किन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे कि आप हर बच्चे में सही ढंग से भाषा का विकास करने में या उसको पढ़ने में, उसको लिखने में सहायता दे सके। सूत्रों का मतलब हमने कई सारे सूत्र पढ़े हुए हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो ये सारे क्या है, ये सूत्र है
जिनको लगा के हम बच्चे में भाषा डेवलप कर सकते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर हम देखें तो ज्ञात का मतलब क्या है, जो बच्चे को पता है ना, वहां से लेके कहां ले जाना है बच्चे को, जो नहीं पता है। तो अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी लिखना जानता है, थोड़ी बहुत भी पेंसिल पकड़ना जानता है, तो उसको मोटिवेट करें कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, और उसको वैसा जैसा वो पकड़ रहा है उसको सही ढंग से पकड़ना सिखाना। या कुछ बच्चे लिखना सीख पा रहे हैं, जैसे अगर आप कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, तो अगर कक्षा 6 में बच्चों में विकसित करनी है भाषा, उचित ढंग से लिखना अगर बच्चे को नहीं आ रहा है या बोलना नहीं आ रहा है, तो जितना भी उसको आता है आप उसको मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। बाद में उन चीजों को सिखाएंगे, यानी हम सरल से जटिल की तरफ जा रहे हैं। अचानक से बड़ी बड़ी डेफिनेशन उनके सर पर नहीं लाद देनी है। तो हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन चला के चलना है कि हम बच्चों में भाषा का विकास किस तरीके से कर सके। भाषा विकास से मतलब ये आ रहा है कि हम बच्चों को उस भाषा को कैसे लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से सिखा सके, समझना कैसे सिखा सके, जिससे कि वो उस भाषा का समाज में यूज करना सीख जाए। आई होप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।